बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हम लोग हिस्टोग्राम कवर कर चुके थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है? इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन मिड क्लास जो कि प्लॉट होगा एक्स एक्सिस पर एंड फ्रीक्वेंसीज जो कि प्लॉट होगा वाई एक्सिस पर। इट इज डायग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मकसद इसका भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट करता है लेकिन मिड क्लास के साथ ताल्लुक जोड़कर। यानी हिस्टोग्राम में आप लोअर और अपर लिमिट के साथ क्या कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक जोड़ रहे हैं, क्लास इंटरवल के साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक किसी सिंगल वैल्यू के साथ जोड़ रहे हैं, और वो सिंगल वैल्यू क्या है जो पूरी एक क्लास को रिप्रेजेंट करती है? उसका नाम क्या है? मिड क्लास। याद होगा आपको बेटा? मिड क्लास निकालना आती है ना? यस और नो बताइए। अच्छा जी, अब अगर आपको याद हो तो कल का डेटा आपके सामने मौजूद है बेटा। क्या आप इसकी मिड क्लास निकाल सकते हैं कल वाली डेटा की? जवाब दें। क्या आप इस कल वाले डेटा की मिड क्लास निकाल सकते हैं? बताइए जरा मिड क्लास। अगर मैं यहाँ लिख दूं मिड क्लास, बताइए पहली क्लास की मिड क्लास क्या होगी? बता सकते हैं? फर्स्ट क्लास की मिड क्लास क्या होगी? 115.25। नो बेटा, गलत जवाब है। दोनों जवाब गलत है। 115.5। यस, 115.5। कैसे आया? लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके ना, 111 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2। भूल गए आप लोग मेरे ख्याल से। 111 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2। जवाब दें बेटा सब लोग। भाई आंसर आया, बताइए बेटा सब लोग। आप लोग का रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। अच्छा, और अब मिड क्लास चाहे क्लास इंटरवल से निकालें या क्लास बाउंड्री से, आंसर सेम आएगा। आप 110.5 प्लस 120.5 का सम करके डिवाइड बाय 2 करें तब भी आंसर वही आएगा। चेक कर सकते हैं आप। तो मिड क्लास चाहे क्लास इंटरवल से निकाली जाए या क्लास बाउंड्री से, आंसर सेम आएगा। चेक करें सब लोग प्लीज, चेक करें इस चीज को। इस बात को चेक करें सब लोग। क्या आंसर सेम आ रहा है बेटा? सब लोग जवाब नहीं दे रहे। सेम आंसर है।
यानी कि मिड क्लास चाहे क्लास इंटरवल से निकालें या क्लास बाउंड्री से, आंसर सेम है। अच्छा जी, नेक्स्ट मिड क्लास क्या हुई फिर? 125.5। जवाब दे। उससे नेक्स्ट मिड क्लास क्या हुई? 135.5। उससे नेक्स्ट मिड क्लास क्या हुई? 145.5। उससे नेक्स्ट मिड क्लास क्या हुई? तो अगर तमाम क्लास इंटरवल का साइज इक्वल है तो एक मिड क्लास निकालने के बाद हमें बाकी तमाम मिड क्लास सिर्फ साइज ऑफ क्लास इंटरवल ऐड करने के बाद ही मिलना शुरू हो जाएंगी। ये सारी बातें आपको सिखाई गई थी शुरू में, याद है सारी बातें आपको? जल्दी जल्दी जवाब दे दिया करें बेटा, शाबाश। अगर तमाम क्लास इंटरवल का साइज बराबर है तो पहली मिड क्लास निकालने के बाद बाकी मिड क्लास साइज ऑफ क्लास इंटरवल ऐड करते ही मिल जाएंगी। 10-10 का ही डिफरेंस चल रहा है ना, देखें 115.5, 125.5, 135, ये डिफरेंस कितना चल रहा है? 10-10 का ही डिफरेंस चल रहा है ना? यस और नो? ठीक है। अच्छा, अब जरा हिस्टोग्राम को देखिए। हिस्टोग्राम देख रहे हैं आप लोग? बना हुआ था कल हिस्टोग्राम, जो कल बनाया था हमने। अब हिस्टोग्राम देखिए। हिस्टोग्राम में जहां बना हुआ है एक्स एक्सिस, देखिए क्या प्लॉट किया था मैंने हिस्टोग्राम बनाते वक्त एक्स एक्सिस पर। हिस्टोग्राम बनाते वक्त मैंने एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया था? क्लास बाउंड्रीज। अब ये बताइए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए मुझे क्या प्लॉट करना है? मिड क्लास प्लॉट करनी है, और मिड क्लास भी वेट को ही रिप्रेजेंट कर रही है। अभी आपको बताया क्या मिड क्लास, जो मिड क्लास क्लास इंटरवल से निकल रही है वही मिड क्लास क्लास बाउंड्री से भी निकल रही है। जो मिड क्लास क्लास इंटरवल से निकल रही है वही मिड क्लास क्लास बाउंड्री से भी निकल रही है। जल्दी जल्दी जवाब दिया करें, ऐसा ही है ना? अच्छा जी, तो अगर हम जरा हिस्टोग्राम को देखें गौर से, तो हिस्टोग्राम में हमें पहली पहली क्लास बाउंड्री की लोअर और अपर लिमिट दिख रही है। हिस्टोग्राम में हमें हिस्टोग्राम में हमें पहली पहली क्लास बाउंड्री की लोअर और अपर लिमिट दिख रही है। सबको विजिबल है बेटा? मैं इंडिकेट भी कर रहा हूँ। 110.5, 120.5 दिख रही है ना? तो अगर इन दोनों का सम करें तो मिड क्लास, डिवाइड बाय 2 करें तो मिड क्लास आती है। तो अगर मिड क्लास इन दोनों का सम और डिवाइड बाय 2 करने के बाद आ रही है, तो मतलब क्या हुआ? मिड क्लास इन दोनों का बिल्कुल सेंटर पॉइंट हो गया। मिड क्लास इन दोनों का बिल्कुल सेंटर पॉइंट हो गया। मिड क्लास जो है वो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है बिल्कुल। जवाब दें।
तो जहां मिड क्लास एग्जिस्ट करती है वहां मैं पॉइंट लगा रहा हूं आपके लिए, आपके सामने। ये बिल्कुल हाफ है, ये हाफ है, ये हाफ है, ये तमाम क्लास बाउंड्रीज का हाफ है। ऐसा ही है, जवाब दें। और मैं यहां भी लगा रहा हूं स्कोप पर कि जहां मिड क्लास 115.5 है वहां आपकी फ्रीक्वेंसी 5 है। जहां मिड क्लास 125.5 है वहां आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, 10 है। जहां मिड क्लास 135.5 है वहां फ्रीक्वेंसी 15 है। जहां मिड क्लास 145.5 है वहां फ्रीक्वेंसी 10 है। जहां मिड क्लास 155.5 है यहाँ फ्रीक्वेंसी 5 है। जवाब दे बेटा, क्या ये समझ में आई आपको बात कि मैं मिड क्लास और फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक जोड़ रहा हूं। यहाँ मिड क्लास क्या है बताइए आप, जो मैंने इंडिकेट किया मार्क। कहाँ 110.5 है? 110.5 तो ये है, ये तो क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट है। ये 110.5 है, ये 120.5 है। इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 किया तो इन दोनों का क्या मिल गया, एवरेज मिल गया। एवरेज क्या है, 100 15.5। तो अब 115.5 ये आपके सामने, ये 115.5 जो है ये पूरी क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ये सिंगल वैल्यू क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 5। तो मैंने क्या किया, 115 वाले पॉइंट को कहां तक रेस किया, 5 तक। मतलब 5 वाले पॉइंट को मैच किया, 5 वाले पॉइंट को लाया मैं 115.5 तक, और 115.5 वाले पॉइंट को मैं राइज करके ले गया कहां पर, 5 तक। तो मुझे दोनों का कॉमन पॉइंट मिल गया ना। जवाब दें। यानी 115.5 पर मिड क्लास कितनी है, 5। सॉरी 115.5 पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। ऐसे ही 125.5 पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10। ऐसे ही 125.5 पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15। ऐसे ही 145.5 पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10। ऐसे ही 155.5 पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। यस बेटा। अब ये पहली मिड क्लास है 155.5। उसके बाद अगली मिड क्लास क्या है, 135.5। तो एक मिड क्लास से अगली मिड क्लास का डिस्टेंस कितना है, 10। यस। उसके बाद अगली मिड क्लास क्या है, 135.5। फिर डिफरेंस 10 का आया। फिर अगली मिड क्लास क्या है, 145.5। फिर डिफरेंस 10 का आया। फिर अगली मिड क्लास जो है वो 155.5 है। फिर डिफरेंस कितने का आया, 10 का आया। अब आप मुझे बताइए अगर इसके बाद अगली कोई मिड क्लास होती तो वो क्या होती।
बोलिए। 155.5 के बाद अगली कोई मिड क्लास होती तो क्या होती? 165.5 होती। बेहतरीन बात कर दी। और अगर 115.5 से पहले कोई मिड क्लास होती तो क्या होती? 105.5 होती। ठीक है जी, इसको मैंने यहाँ इंडिकेट कर दिया। अच्छा, क्योंकि 105.5 और 165.5 हमारे डेटा में मौजूद नहीं है, तो इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या हुई? जीरो हुई। मतलब इन वैल्यूज पर कोई डेटा एग्जिस्ट हमारा करता नहीं है। बस इनको हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे लेना है। जिस तरह हम क्लास इंटरवल में थोड़ा सा पीछे जाके हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट से स्टार्ट करते हैं ना, क्लास इंटरवल को हम क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करते हैं टू मेक द वैल्यूज इंक्लूसिव। तो इस तरह इधर भी हम क्या करते हैं, जो मिड क्लास है उसको एक मिड क्लास पीछे से, और जो मिड क्लास आखिरी है उसको एक मिड क्लास आगे पे खत्म करेंगे। लेकिन जो हम मिड क्लास बढ़ाएंगे वहां हमारी एक्चुअली फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट नहीं करेंगी। अब क्या करें, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको एक रफ हैंड से क्या कर दें, मिला दें। ये वाला पॉइंट है आपका, इसको आपने इधर मिला दिया, इसको इधर मिला दिया, इसको इधर मिला दिया, इसको इधर मिला दिया, इसको इधर मिला दिया। तो इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिलाकर जो डायग्राम वजूद में आया है, वो डायग्राम जो है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या बोलेंगे बेटा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अभी तो एक ट्रायंगल शेप बन गया है, इसलिए ट्रायंगल शेप बन गया है क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो लोएस्ट से हाईएस्ट के दरमियान बिल्कुल सेंट्रली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी बिल्कुल सेंटर में जाके डेटा पीक पे पहुंच रहा है आपका। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है इसका शेप जैसे कभी आपने कोई साउंड के ऊपर या कोई साउंड सुनते हुए देखा, उसमें अक्सर म्यूजिक प्लेयर्स के अंदर या डिफरेंट प्लेयर साउंड प्लेयर्स के अंदर जो है वो फ्रीक्वेंसीज अप एंड डाउन हो रही होती हैं। या ईसीजी मशीन अगर आपने देखी हो, तो दिल की खुदा ना खास्ता किसी को बीमारी हो तो उसकी वो टेस्ट लेने के लिए ईसीजी टेस्ट होता है, उसमें उसकी हार्ट बीट के साउंड्स अप एंड डाउन आ रहे होते हैं। देखा है आपने कभी ऐसा? जवाब दें। रिस्पॉन्स करें बेटा सब लोग। जवाब नहीं मिल रहा आपकी तरफ से। तो जो हार्ट बीट के साउंड अप एंड डाउन आ रहे होते हैं वो यही डायग्राम होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो ये जो ग्रीन वाला डायग्राम बना था इसको हम नाम देते हैं क्या? हिस्टोग्राम। और जो व्हाइट से डायग्राम बनाया है इसको नाम देते हैं हम
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जी, सवाल आ रहा है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हिस्टोग्राम का होना जरूरी है? नहीं बेटा, जरूरी नहीं है। हिस्टोग्राम पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना आसान हो जाता है, लेकिन क्या आप हिस्टोग्राम के बगैर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। खैर, आपसे एग्जाम में कोई बनवाएगा नहीं बेटा, इससे मुताल्लिक क्वेश्चंस आएंगे बस, और वो क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ खुद ब खुद कहां पर, इनके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करके। ओके, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बगैर हिस्टोग्राम के भी बनाया जा सकता है। ओके, बेटा सवाल किया है तो जवाब मिल जाए तो उसके बाद जवाब दे दिया करें, बात आपको पहुंच गई। ओके, किस टाइप के क्वेश्चन, लाइक एग्जाम्पल कोई, फॉर एग्जाम्पल हिस्टोग्राम इज व्हाट, रेक्टेंगुलर बार्स, लाइंस, चार्ट्स, नन ऑफ दीज। तो बताइए जरा क्या होगा ऑप्शन। हिस्टोग्राम क्या है? रेक्टेंगुलर बार हो गया ना। फिर एक और ऑप्शन है, हिस्टोग्राम इज व्हाट, rectangular bars, rectangular gapless bars, both A and B, none of these। कौन से ऑप्शन की तरफ जाएंगे? A B C D? histogram is what, rectangular bars, rectangular gapless bars, option C both A and B, option D none of these। हाँ भाई, बाकी लोग नहीं सुन रहे क्या? आज आपकी पार्टिसिपेशन ना होने के बराबर है बेटा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? बी आंसर हुआ ना, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर बार्स नहीं है सिर्फ, रेक्टेंगुलर गैपलेस बार्स। Histogram is plotted with the help of, histogram is plotted with the help of class interval, class boundaries, mid class, all of the above। class boundaries। Histogram is graphically used to calculate what? Mean, median, mode, all of the above। क्या जवाब होगा? मोड, मोड 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 निकलेगा ना, लिखवाया है कल आपको। कितने सवाल बता दिए मैंने आपको? बैठे बैठे मेरे ख्याल से 4 या 5 सवाल तो पूछ लिए मैंने। तो ये सारे सवाल बन कहां से रहे? जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसी में से बन रहा है। अब बताइए आप क्या कहते हैं। सही है।
चलें जी। अच्छा, अब प्रॉब्लम इसमें यहाँ पर ये आता है कि आपको एक पॉइंट स्टडी करना है स्टडी टेक्स्ट से, वो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ स्टडी टेक्स्ट से पढ़ने के लिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे आज टाइम हुआ तो मैं आखिर में डिस्कस भी कर लूंगा। वो टास्क क्या है कि हिस्टोग्राम जब बनाया जाएगा किसका, अनइक्वल क्लास इंटरवल का, अनइक्वल क्लास इंटरवल का। जब क्लास इंटरवल क्या होगा, अनइक्वल होगा, यानी मुख्तलिफ क्लास इंटरवल्स हैं जिनके साइज जो है वो क्या है, अनइक्वल है। तो फिर किसी एक क्लास इंटरवल को आपने बेस क्लास इंटरवल मानना होता है और उसकी बेस पर बाकी तमाम क्लास इंटरवल्स को देखना होता है। तो ऐसा हो सकता है कि एक क्लास इंटरवल दूसरे क्लास इंटरवल का दुगना हो, ट्वाइस हो, और हो सकता है क्लास इंटरवल दूसरे क्लास इंटरवल का क्या हो, हाफ हो। क्या कहते हैं आप, ऐसा पॉसिबल है? तो जब एक क्लास इंटरवल दूसरे क्लास इंटरवल का क्या होगा, ट्वाइस होगा, ट्वाइस, तो फिर हिस्टोग्राम बनाते वक्त आप उसके सामने लिखी हुई फ्रीक्वेंसी को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो हिस्टोग्राम बनाते वक्त आप उसकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। और जब एक क्लास इंटरवल दूसरे क्लास इंटरवल का क्या होगा बेटा, हाफ होगा, तो उसके सामने लिखी हुई फ्रीक्वेंसी को आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। यानी जब, रिपीट कर रहा हूं मैं इसको, यानी जब क्लास इंटरवल इक्वल साइज के नहीं होते तो हमें एक बेस क्लास इंटरवल रखना होता है, बेस मतलब जिसको बुनियाद बना लें, और बाकी तमाम क्लास इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी को हमें एडजस्ट करना होता है। तो अगर एक क्लास इंटरवल बेस क्लास इंटरवल का क्या है, ट्वाइस है, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। उसकी फ्रीक्वेंसी जो भी लिखी होगी हम उसको हाफ लेंगे। और अगर एक क्लास इंटरवल दूसरे बेस क्लास इंटरवल के मुकाबले में आधा है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी को डबल करके लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जब क्लास इंटरवल का साइज जो हो वो अनइक्वल हो तो हमें फ्रीक्वेंसीज में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। हमें फ्रीक्वेंसी में क्या करनी पड़ती है बेटा, बताइए बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। हमें फ्रीक्वेंसी में क्या करनी पड़ती है, लफ्ज क्या इस्तेमाल किया मैंने, हमें फ्रीक्वेंसी में क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट। ये बात स्टडी टेक्स्ट में लिखी हुई है। तो क्या आप वो पेज रेफर करेंगे, हिस्टोग्राम वाला? स्टडी टेक्स्ट में हिस्टोग्राम 2 बार बना हुआ है, एक बार वैसे ही सिंपल बना हुआ जैसे मैंने बनाया, एक बार हिस्टोग्राम बना हुआ है उन क्लास इंटरवल्स का जो इक्वल साइज के नहीं है। पेज 225 पर चलें जी। तो पेज नंबर भी मिल गया अब आपको। तो क्या आप उस पेज को रेफर करके इसको स्टडी कर पाएंगे, ये बोल रहा हूं मैं आपको। ओके, तो एक दफा आप इसको जरा देखिएगा। अगर फिर आपको बात समझ नहीं आती तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको वही तो समझा रहा हूँ ना, वही तो समझाने के लिए पेज रेफर किया है। एक दफा उस पेज को पढ़ें, नहीं समझ में आएगी तो मैंने एक्सप्लेन करना है उस बात को। ठीक है, ओके। अच्छा जी,
उस पेज पे मैट्रिसेस हैं, तो हो सकता है स्टडी टेक्स्ट जो हो बेटा वो आपके पास नया वाला हो ना, उनके पास पुराना वाला हो, क्या पता। आप ये चैप्टर निकाल लो ना यार, कलेक्शन एंड इंडेक्स में जाओ, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाला पेज निकाल लो और उसमें आप हिस्टोग्राम ढूंढ लो बेटा, ये कौन सी मुश्किल बात। अच्छा जी, अगला डायग्राम हमारे पास जो पाई डायग्राम। वो असल में क्या है कि नया जो स्टडी टेक्स्ट है ना वो क्वेश्चन बैंक के साथ है, और पुराना वाला स्टडी टेक्स्ट जो क्वेश्चन बैंक के बगैर है, तो इसलिए पेजेस का फर्क पड़ रहा होगा बेटा, कोई इशू नहीं है। पाई डायग्राम, पाए किसको बोलते हैं बेटा, पाए। केक किस शेप में होता है, केक, केक किस शेप में होता है आमतौर पर, सर्कुलर शेप में होता है। पिज्जा किस शेप में होता है, तो जब भी कोई चीज सर्कुलर शेप में होती है तो आमतौर पर उसको तकसीम कैसे करते हैं, तकसीम। जब भी कोई चीज सर्कुलर शेप में होती है तो आमतौर पर उसको तकसीम कैसे करते हैं, पिज्जा के स्लाइसेस कैसे बनते हैं, सेंटर से उसको क्या करते हैं आप, ब्रेक करते हैं ना, ऐसा ही है ना। जवाब दें। हाँ जी, तो ये कौन सा शेप बन गया, जवाब दीजिए, सर्कल बन गया। अब आप क्या करते हैं, ये आप पिज्जा को ऐसे करते हैं ब्रेक, ऐसे करते हैं ब्रेक, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं कि नहीं करते, बताइए, जवाब दीजिए।
तो ये तो सारे स्लाइसेस जो हैं वो क्या बन गए, इक्वल साइज के बन गए भाई। क्या कहते हैं आप लोग? बन गए ना? खैर जनाब, तो अब क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि डेटा जो है ना, डेटा वो इस सर्कल की शेप में रिप्रेजेंट किया जाए। जब डेटा को आप इस सर्कल की शेप में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको आप बोलते हैं पाई डायग्राम। और फिर डेटा को आप उसके परसेंटेज के हिसाब से इस सर्कल में उतना पोर्शन देते हैं जितना उसका परसेंटेज मौजूद है। मिसाल के तौर पर अब हम एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। इस क्लास में मेल्स फीमेल्स, कितने मेल स्टूडेंट हैं और कितनी फीमेल स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद हैं, बता सकते हैं आप लोग मुझे? आज बड़ी तादाद एब्सेंट है हमारी क्लास की भाई। ईद ईद के बाद वापसी हो ही नहीं रही उनकी मेरे ख्याल से। हाँ भाई बताइए जरा, इस क्लास में कितने मेल और कितने फीमेल स्टूडेंट मौजूद हैं? बोलिए, जवाब दीजिए भाई। 7 फीमेल। तो बाकी बाकी 6 क्या हो गए, मेल हो गए। स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो मुझे शामिल मत कीजिएगा, मैं टीचर हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मेल 6 हो गए, जवाब दें। ऐसा ही है ना? अब इस डेटा को हम अगर लाते हैं किस में, ये फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी। अच्छा, ये जो मेल और फीमेल वाली तकसीम है, कौन सी तकसीम है? क्वांटिटेटिवली डेटा को मैंने दो हिस्सों में तोड़ा है या क्वालिटेटिवली तोड़ा है, बताइए। डेटा को मैंने क्वांटिटेटिवली दो हिस्सों में तोड़ा है या मेल और फीमेल होना क्या है, क्वालिटेटिव वेरिएबल है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल है? क्वालिटेटिव है ना, याद है ना सब लोगों को, भूले तो नहीं है ना? गुड। अच्छा जी, तो क्या मैं इस क्या कहते हैं, इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या मैं परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकता हूं? कि इस वक्त जो इस क्लास में मौजूद मेल स्टूडेंट्स हैं वो इस क्लास का कितना परसेंट बनेंगे? तो 6 को डिवाइड बाय क्या किया आपने? 13 क्या मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, क्या आंसर आया? 46.15। 15 को छोड़ दें, 46%।
सही है। 7/13 मल्टीप्लाई बाय 100, 54%। 54%। ठीक है, ऐसे ही है। सर्किल को अगर हम डिग्री वाइज देखें तो सर्किल में टोटल कितनी डिग्रीज होंगी? अगर हम सर्किल को एक पॉइंट से घूमते हुए दूसरे पॉइंट पर आते हैं तो टोटल हम कितना डिग्री घूमते हैं? 360 डिग्रीज। तो सर्किल आपका जो है वो इन टर्म्स ऑफ 360 डिग्री है। तो आपको डेटा को यहाँ पे डिग्रीज में एक्सप्रेस करना है कि वो जो 100% सर्किल है वो इन टर्म्स ऑफ 360 डिग्री है। तो अब आपको इस डेटा को 360 डिग्री में एक्सप्रेस करना है। अगर मैं 360 डिग्री तकसीम कर दूं 6 मेल्स में, तो उन 6 मेल्स के हिस्से में कितनी डिग्रीज आएंगी? जवाब दें। तो वही करना है, 6 को डिवाइडेड बाय 13 करना है और मल्टीप्लाई बाय 360 कर देना है। क्या आंसर आया? यानी 360 के 13 हिस्से किए, 6 हिस्से दे दिए, मतलब केक के 13 हिस्से किए, 6 हिस्से दे दिए किसको? मेल मेल स्टूडेंट को। केक के कितने पीसेस बनाए? 13। यानी केक के 13 पीसेस बनाए, मतलब ये सर्किल मैंने असल में टोटल कितने लोगों में तकसीम करना है? 13 लोगों में। तो सर्किल का जो डिग्री है वो 360 है। तो 360 को मैंने डिवाइड बाय 13 किया तो हर बंदे का हिस्सा आ गया। अब मेल का हिस्सा कितना बनेगा? 6 हिस्से। तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें। भाई जवाब दें बेटा, कितनी डिग्री बनी? 166 डिग्री बन गई। ऐसा ही है ना? अच्छा भाई, इसको ही 360 को डिवाइड बाय 13 करें, मल्टीप्लाई बाय 7 करें, या 7 डिवाइड बाय 13 को मल्टीप्लाई बाय 360 कर दें, बात एक ही है। क्या आंसर आएगा? केक के 13 हिस्से करें और फिर उसमें से 7 हिस्से अलग कर दें। ये आपके सामने सर्किल बन गया। ये लीजिए बेटा, डिग्रीज की मेजरमेंट करने के लिए क्या आ गया? तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 करते करते कहां पहुंच रहा हूं? कहां पहुंच रहा हूं? 160, 165, यहां पर।
तो अब क्या करें, जो इसका सेंटर पॉइंट है उससे एक लाइन लगाएं यहाँ पर, एक लाइन लगाएं यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे शेड कर दें इसको कि जो ग्रीन लाइन वाला शेडेड हिस्सा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल के परसेंटेज को, ठीक है। और जो डॉटेड लाइंस बनी हुई हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल के परसेंटेज को, ठीक है जी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अब आप क्या करें, आपने लिखा मेल, आपने लिखा फीमेल्स, आपने कहा जनाब मेल और फीमेल्स की पॉपुलेशन हम इस सर्कल में शो कर रहे हैं, और इस सर्कल में जो एरिया में दिख रहा है इस सर्किल को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मेल्स को, और एक हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फीमेल्स को। इसका मतलब क्या हुआ, जो हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को वो इस सर्किल का कितना है, वो इस सर्किल का कितना है, 46% है। और जो हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल्स को वो इस सर्किल का कितना परसेंट है, वो इस सर्किल का कितना परसेंट है, 54% जवाब दें, ठीक है। तो मतलब बड़ी आसान सी बात है कि पूरा सर्किल 360 है, तो 360 को आप एक काम करें, 360 का आप निकाल लें। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, परसेंटेज निकाल ली ना आपने, तो अब आप क्या करो, आप 360 का निकालो 46%, यानी 360 को 0.46 से मल्टीप्लाई करके देखो, आप करके देखो, 360 मल्टीप्लाइड बाय 0.46, 0.46, 46%। 360 का आप 46% निकालो, बताओ कितना बनता है, कैलकुलेट कर लो। जो जो रिपीट करने का बोल रहे थे जरा कैलकुलेट करके देखें, बात समझ में आएगी उनको। 360 का आप क्या निकालें, 0.46, 165.6 राउंड करें तो क्या बनेगा बेटा, 166 बन जाएगा ना, डिग्री आ गई। तो अब वो डिग्री कैसे निकाली मैंने, रिपीट कर रहा हूं मैं, देखो जरा। मैंने, ये क्या है, प्रोटेक्टर है, डी जिसको आप बोलते हैं, क्या किया मैंने, इसको इसको मैंने जाकर रख दिया सर्किल के सेंटर पर, रख दिया, रखा कि नहीं रखा बताइए। तो अब जब मैंने मेजरमेंट की, ये मेरा 0 पॉइंट था, 0 पॉइंट से मैंने, यानी मतलब मैंने सेंटर पॉइंट से 0 पॉइंट मार्क किया, इसको स्टार्टिंग पॉइंट लिया और डिग्रीज मेजर करना शुरू की, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110,
120 130 करते करते कहां पहुंचा, 165 तक, और थोड़ा सा आगे 166 तक पहुंच गया। तो अगर मैं 360 में से 166 डिग्रीज निकाल दूं तो बाकी ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग एरिया बचेगा बेटा, वो रिमेनिंग एरिया जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 194 डिग्रीज को। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं आता तो कोई इशू नहीं है। अब आपको घुमा के वेरीफाई कर लें। जिस जीरो से अगर मैं ऐसे आता हूं, आप किसी भी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, आप ऐसे वेरीफाई कर लें। आप जीरो से ऐसे आए तो यहां पर आके 180 डिग्री कंप्लीट होगा, और ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये 14 डिग्रीज है। जब 18 डिग्री में 180 डिग्री में आप क्या करेंगे, 40 डिग्री 14 डिग्रीज और शामिल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 194 डिग्रीज बन जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, क्या एक एरिया आपने सर्किल का जो टोटल 360 डिग्रीज हैं उसमें से आपने 166 डिग्रीज किसको दे दी, मेल स्टूडेंट्स को, और 194 डिग्रीज किसको दे दी, फीमेल स्टूडेंट्स को। यानी 46% केक आपने किस में बांट दिया, मेल स्टूडेंट्स में, और 54% केक किस में बांट दिया, फीमेल स्टूडेंट में। तो इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम में जो डिविजन्स होंगे डेटा के, मेल और फीमेल्स, वो क्या होंगे, वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ऐसा ही है ना। जवाब दीजिए। ठीक है, तो अब चलें, अब आप मुझे बताइए, आप में से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में। सबसे पहले जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो लिखना शुरू कर दें, टाइप करें यस 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 जल्दी से। इंजीनियरिंग वाले कितने स्टूडेंट, प्री इंजीनियरिंग वाले कितने हैं, 2 3, बस सिर्फ 3, कोई और नहीं। जवाब दें। 1 2 और 3। प्री इंजीनियरिंग बेटा कितना हो गए, 3 हो गए। अच्छा जी, प्री मेडिकल, प्री मेडिकल वाले कितने हैं, 5 हो गए, और 6 हो गए, 7 हो गए। जी बेटा,
8 और 9 हो गए, पूरे हो गए। यानी कॉमर्स वाला कोई भी नहीं है क्लास में? कॉमर्स वाला कोई नहीं है क्लास में? है कोई कॉमर्स वाला क्लास में? अच्छा, अगर फर्ज कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं ऐसे, कि प्री इंजीनियरिंग वाले 3 स्टूडेंट हैं, प्री मेडिकल वाले जो हैं वो 8 स्टूडेंट्स हैं, और कॉमर्स बैकग्राउंड के 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब इनका बनाना है आपने क्या बेटा, पाई डायग्राम। तो पहले आपने इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फिर इनकी डिग्रीज फाइंड करनी है कि अगर ये केक आपने 13 बंदों में बांटना है, तो 13 में से 3 बंदों का केक में हिस्सा कितनी डिग्रीज का होगा, 13 में से 8 बंदों का हिस्सा केक में कितनी डिग्रीज का होगा, 13 में से 2 बंदों का जो केक में हिस्सा होगा वो कितनी डिग्रीज का होगा। यस बेटा, हो जाएगा, हो जाएगा ना सॉल्व। तो ये काम कीजिएगा, इंशाल्लाह बाकी डिस्कशन आपसे करेंगे अगली क्लास में। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।